हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ पार्ट 2 कंटिन्यू और हम करने वाले हैं क्रिटिकल एनालिसिस। उस एस्से का बहुत ही शॉर्ट में करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि पहले हम सारे पॉइंट्स और थीम्स के साथ मैंने आपको एनालिसिस करा दिया है। एक बार एक रिविजन के लिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। अगर हम लिख रहे हैं एक क्रिटिक और एनालिसिस इस कोर्स का, तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है जो नैंडी कर रहे हैं। Humanizing massive historical trauma by shifting focus from numbers to memory। यहाँ बेसिकली जो नैंडी है सॉरी यहाँ जो नैंडी है वो डिस्कस कर रहे हैं नंबर्स टू मेमोरी पर उनका फोकस जा रहा है, आइडेंटिटी और साइकोलॉजी पे जा रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि 16 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, बट यहाँ नैंडी जो बात कर रहे हैं वो मेमोरी की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। नैंडी वॉइस दे रहे हैं ऑर्डिनरी विक्टिम्स को, जिनकी सफरिंग सेल्डम ऑफिशियल हिस्ट्री में एंटर होके बस रह चुकी है। नाउ दिस इज़ वेरी कंपेलिंग एंड एथिकली इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली कि हम ऑफिशियली नंबर्स और इस केवल हिस्टोरिकल डेटा में अपने आप को सीमित ना करके रखें अपनी हिस्ट्री को। हम मेमोरी की बात करें, हम उस आइडेंटिटी की बात करें, हम उस साइकोलॉजी की बात करें जो लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं। मतलब एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे बोलते हैं, उसको ब्रिज कर रहे हैं नैंडी। चाहे वो हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या कल्चरल क्रिटिक हो, चारों चीज़ों को बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड यहाँ नैंडी ने करा है। ये हेल्प करता है शो करने में हाउ इवेंट्स लाइक पार्टीशन दे कांट बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू पॉलिटिक्स और डेमोग्राफी, बट दे मस्ट बी सीन इन देयर ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल डायमेंशन। बेसिकली वो बता रहे हैं कि कैसे पार्टीशन केवल हम एक पॉलिटिक्स की लेंस से नहीं देख सकते हैं या एक डेमोग्राफिक लेंस से नहीं देख सकते हैं कि रेड क्लिफ की लाइन बन गई, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, इस लाइन से नहीं देखना चाहिए। एक ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल जो आज भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके डायमेंशन से हमें इसको अप्रोच करना चाहिए, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से। क्रिटिक करते हैं वो ऑफिशियल एमनीजिया इज अ डिजीज ऑफ फॉरगेटिंग। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि एक ऑफिशियल एमनीजिया, इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज यूज़ किया है। इसका मतलब है कि कैसे ऑफिशियली भुला दिया जाता है जो फॉरगॉटन डाटा होता है, जो फॉरगॉटन कलेक्टिव साइलेंस है या लोगों को जो चुप करा दिया गया है, उस सबको वो क्रिटिक कर रहे हैं कि कैसे आज पूरी कम्युनिटी चुप बैठी है या सब भुला चुकी है या कैसे ऑफिशियली सब डाटा सब भूल चुके हैं। एक पोटेंट आर्ग्यूमेंट वो कर रहे हैं जो चैलेंज करता है इसी नेशनलिस्टिक या सैनिटाइज्ड हिस्ट्री को, जो फोर्स कर रहा है व्हाट इज लेफ्ट आउट व्हेन वी सेलिब्रेट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। व्हाट ही मीन्स टू से हियर इज कि आज हम इंडिपेंडेंस बना रहे हैं इतने सालों बाद देश के, हम नेशनलिज्म के गीत गा रहे हैं, बट क्या हम लोगों की सफरिंग और जो मिलियंस लोग अपरूट हो चुके हैं उनको कम्प्लीटली भूल चुके हैं? क्या उनके लिए कोई एक डे भी नहीं है कि उस डे पे हम उन्हें याद कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं? जो इनविजिबल हॉलोकास्ट बना दिया है हमने, उनकी मिलियंस लोग, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 लोग थे, मिलियंस लोग थे, एक पूरी कम्युनिटी थी, एक उनकी आइडेंटिटी थी, उनको पूरा भुला के हम क्या कर रहे हैं? हम उनको एक इनविजिबल होलोकास्ट क्रिएट कर चुके हैं। उनकी जर्नी जो थी एग्जाइल की और डिस्प्लेसमेंट की, एक्सोडस की, वो सब हम भूल चुके हैं। He uses such powerful metaphors: invisible holocaust, journey as exodus. These metaphors you should also write. Poisoned village versus stranger city. ये पावरफुल मेटाफर यूज़ किए हैं ऑथर ने। ये एक बहुत ही स्टूडेंट को अगर हम थीमेटिकली देखें तो इन पे भी आ सकता है कि जस्टिफाई द टाइटल और टेल अबाउट व्हाट डज इनविजिबल होलोकास्ट एज थीम रिप्रेजेंट इन 90s आशीष 90s एसे। तो प्लीज़ लुक एट इट वंस। मैंने ये सब कवर कर दिया है पार्ट 1 में। आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक रिकैप, राइट? पोटेंशियल क्रिटिक और चैलेंजेस क्या रहे हैं? हमने यूनिवर्सलाइज कर दिया है ड्रामा को by drawing parallels with European style holocaust. Holocaust, if you know, it's a European term. हमने इसको काइंड ऑफ नैंडी ने यूनिवर्सलाइज कर दिया है ड्रामा को।
ठीक है, danger of treating all suffering as equivalent. Some critics might argue that each atrocity has unique historical, cultural and political context, and lumping them together could blur the important differences. क्योंकि इन्होंने एक होलोकास्ट, जो कि एक यूरोपियन वर्ड है, यूरोपियन ट्रॉमेटिक टर्म है, उसे यहाँ यूज़ किया है, तो बहुत सारे क्रिटिक्स हमारे लिटरेचर के कहते हैं कि ये यूनिवर्सलाइज कैसे कर सकते हैं ट्रॉमा. हर ट्रॉमा अलग है, हर ट्रॉमा के अपना बैकग्राउंड है, अपनी हिस्ट्री है, अपना कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है. अगर हम सबको एक साथ लंप कर देंगे, यानी एक साथ कंपाइल कर देंगे अगर सारा ट्रॉमा, तो क्या होगा, इससे अपने जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं उनके, वो ब्लर हो जाएंगे. दिस कुड ब्लर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, कि सारे ट्रॉमा को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे पूरे वर्ल्ड के, तो जो हमारे इंडिया के ट्रॉमा के अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, अलग चीज़ें हैं, जो मतलब इट कुड इनफैक्ट डिमीन द लेवल ऑफ ट्रॉमा. मतलब एज ए, अगर तुम डीपली देखो इस बात को, तो इसका डबल मीनिंग यहाँ एक पन की तरह यूज़ हो सकता है. कि पहली बात तो हर ट्रॉमा, हर दुख एक समान नहीं होता है. एवरी पेन इज इंट सेम, राइट. यू माइट हैव डिफरेंट पेन इन योर लाइफ, मेरी ज़िंदगी में अलग दुख है अपने. बट अगर हम सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, मैं बोलूँगी तुम्हारा दुख मेरा दुख सब एक जैसा है, तो तुम्हारा दुख बहुत बड़ा होगा, मेरा छोटा सा है, बट मैं तुम्हारे दुख को डिमीन कर रही हूँ यहाँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. Lack of detailed historical data, because Nandi emphasizes memory, psychological and cultural aftermath. मतलब बेसिकली some readers may find invisible too open-ended, कि नैंडी जैसे बोलता है मेमोरी है, साइकोलॉजिकल कल्चरल आफ्टरमैथ है, तो बेसिकली ऐसे रिगरस आर्काइव्स जो है उसको डिग इन करना चाहिए. जैसे इंटरव्यूज़ लिखे थे बुटालिया ने, ऐसे आई एम नॉट कंपेयरिंग, बोथ ऑफ देम आर एक्सेलेंट इन द सेंस, बट बुटालिया हैड सम रिगरस डिगिंग इन. दिस लैक्स इन इट. बहुत ही इनविजिबल, बहुत ही ओपन एंडेड रीडर्स के लिए, कि तुम बोल रहे हो कल्चरल साइकोलॉजिकल, बट तुम्हारे पास आर्काइव के लिए कुछ नहीं है, डेमोग्राफिक कुछ नहीं है, एम्पेरिकल हिस्ट्री नहीं है. तो दिस लैक्स इन द एसे. हु काउंट्स एज अ विक्टिम, परपेट्रेटर एंड कम्युनिटी. एम्बिगस है ये, कंफ्यूजन है कि कौन असलियत में विक्टिम था, कौन परपेट्रेटर था, कौन कम्युनिटी थी. गिवन द कम्युनल कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी हमारी इंटरमिंगल्ड और कॉम्प्लेक्स इंडिया में सोसाइटीज़ हैं, उस हिसाब से मिक्स लॉयल्टीज़ हैं, कि कोई अपने आप को हिंदू भी मानता है, कोई सिख भी मानता है, हिंदू प्लस सिख मानता है, कोई सिख मुस्लिम मानता है अपने आप को. तो कोई क्लियर हीरोज़ और विक्टिम्स तो कभी निकल ही नहीं पाए, बहुत डिफ़िकल्ट है ये फाइंड करना. तो बाइनरीली ये गुड भी है, कुछ लोग बोलते हैं बुरा भी है, कुछ लोग इसे एथिकल मानते हैं, कुछ इसको हिस्टोरिकल डिबेट मानते हैं. तो एक एम्बिगुअस नेचर बन गया है, बहुत ही क्लियरली नैंडी डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि किसने सफ़र करा, क्या किया. बहुत ही मिक्स्ड एक ओपिनियन रहा है. और मेमोरी और हिस्ट्री की टेंशन ये रही है, जो मेमोरी है वो एक इंडिविजुअल की है. मे बी किसी के लिए कोई मेमोरी अच्छी है, किसी के लिए बुरी है, किसी के लिए बहुत बुरी है. तो ये इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है. किसी के लिए ओरल है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये रिटन तो है नहीं. ऑफिशियल हिस्ट्री से हमेशा मेमोरी हमारी क्लैश कर रही है, और इसलिए क्लैश कर रही है मेमोरी हमारी ऑफिशियल हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि सही कौन और गलत कौन. तो यू शुड रिमेंबर कि मेमोरी ऑफन क्लैशेस विद ऑफिशियल हिस्ट्री. वैंडी वैलोराइज करता है मेमोरी को, वन माइट क्वेश्चन विद द रिलायबिलिटी, सेलेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ऑफ कलेक्टेड मेमोरीज, एंड आस्क करता है हाउ डू वी बैलेंस मेमोरी विद फैक्चुअल हिस्ट्री. कैसे हम मेमोरी और हिस्ट्री को बैलेंस करें. हिस्ट्री बोल रही है कि ये लॉस हुआ है, मेमोरी बोल रही है हमारा इतना लॉस हुआ है. हाउ शुड वी बैलेंस, एंड किसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन करें, किसको सेलेक्टिव करें कि मेमोरी सही है, हिस्ट्री सही है. तो दिस इज अ क्लैश. तो ये 3-4 जो छोटे छोटे एसेज में मतलब कमियाँ रह गई थी. यू शुड ऑल्सो नो कि हाउ विल यू क्रिटिक दिस एसे. ओके, एज लिटरेचर स्टूडेंट इट्स मस्ट. नाउ व्हाट शुड यू टेक फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट एज अ एसे.
जो मेटाफर और थीम है, बहुत ही प्यारे मेटाफर और थीम है। इनविजिबल होलोकास्ट, एग्जाइल, मेमोरी, साइकोलॉजिकल एग्जाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को, जो हमारा मॉडर्निस्ट लिटरेचर अब हम पढ़ेंगे उसको जानने के लिए, माइग्रेशन को, नरेटिव्स को, डायस्फोरा राइटिंग को, ये सब जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन थीम्स और मेटाफर्स से गुजरना। आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर आपकी यही टेक्स्ट होने वाला है, डायस्फोरा राइटिंग और पोस्ट colonial literature. You should know these texts, you should understand these themes very very well. You should compare this 90s literature to some fiction. They are represented in some fiction, memoirs versus psychological essays में हैं, और काफ़ी पार्टीशन की टेस्टिमनीज हैं, मेमोरी ट्रॉमा डिस्प्लेसमेंट जिसमें रिप्रेजेंट हुए हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो चाहो तो। आई गिव यू अ लिस्ट इफ यू वांट। और डेवलप क्रिटिकल एसेज में, मतलब वाई पार्टीशन मेमोरी लार्जली साइलेंट इन, ये क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए ये पढ़ने के बाद, कि पार्टीशन क्यों आज साइलेंट है, आज पार्टीशन पे कोई क्यों नहीं बात करता, कि आज भी उनके सफ़रर्स कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। उनके पास उनके पास बहुत ज़मीनें थी पाकिस्तान में, बट इंडिया आ गए, आज वो बिल्कुल गरीबों की तरह रहा है। इज़ इट वैलिड टू ट्रीट पार्टीशन एज अ फॉर्म ऑफ जेनोसाइड और इनविजिबल होलोकॉस्ट? इज़ इट ओके? What does home mean for uprooted individuals? तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट्स दे रहा है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। 90 का ऐसे इंटेरोगेट कर रहे हैं हिस्ट्री और मेमोरी को और आइडेंटिटी को। 90 एक्सपोज कर रहे हैं ब्रॉडर क्वेश्चंस अबाउट नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, बिलोंगिंग। पोस्ट कॉलोनियल और मॉडर्निस्ट टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री वर्सेस मेमोरी का थी, ठीक है। 90 थ्योराइज नहीं कर रहे हैं, ह्यूमनाइज कर रहे हैं एसेस को। वो ट्रॉमा सफरिंग्स को ये नहीं बता रहे कि इतने मिलियन लोग मरे थे थ्योरी में, वो ह्यूमन टच दे रहे हैं उस बात का, सफरिंग का, ट्रॉमा का। what he now, because of limited public access, 90 is like a more of a conceptual and reflective theme rather than empirical। मतलब empirical मतलब वो स्टैट्स नहीं है उसमें बिल्कुल, ठीक है, लिस्ट ऑफ विक्टिम्स नहीं है, कोई आर्काइव का डाटा नहीं है। यू नीड टू तुम्हें खुद इसको स्टैट्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मेमोरी और ट्रॉमा फ्रैगमेंटेड होते हैं, सब्जेक्टेड, और ना यू कैन डिबेट, तुम्हारी मेमोरी में भी गलत हो, यू कैन डिबेट ऑन माई मेमोरी ना, इट कैन बी कंटेस्टेड। सो 90 का पर्सपेक्टिव एक अदर पर्सपेक्टिव है, सर्वाइवर हिस्टोरिकन्स का डिफरेंट रिकलेक्शन और इंटरप्रिटेशन हो सकता है। नाउ इन वेरी शॉर्ट आई विल टेल यू हाउ इज दिस इवन रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट टुडे। एज रीडर्स और एज सिटीजन्स we should look beyond official history, national narratives and statistics. Being a student of literature, मैं तीसरी बार लिख रही हूँ शायद, stats तुम्हारे लिटरेचर को डिफाइन नहीं करता है। अगर तुम्हें स्टैट्स पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री बताएगी तुम्हें कि कितना स्टैट्स। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू रीड ह्यूमन हिस्ट्री, जो ह्यूमंस बता रहे हैं, जो ऑथर्स बता रहे हैं। ऑफिशियल हिस्ट्री और नेशनल नरेटिव्स और स्टैट्स के अलावा तुम्हें मूव करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द सिटीजन्स हु नीड एंड शुड नो द रियल हिस्ट्री। जो साइलेंट डिस्प्लेस्ड वॉइसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की हमें ज़रूरत है। जो इंडिपेंडेंस है, जो पार्टीशन है, ये पॉलिटिकल माइलस्टोन्स नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल, ट्रॉमेटिक और आइडेंटिटी शेपिंग इवेंट्स हैं मिलियंस लोगों के लिए। बेसिकली ये हिस्ट्री और लिटरेचर का जो गैप है वो फिल कर रहे हैं हमारे 90, और इसको हमें एक थ्योरेटिकल लेंस के अलावा जो ये ट्रॉमा डिस्प्लेसमेंट वगैरह है इसको हमें देखना चाहिए एक ह्यूमन लेंस से, एज इन एक मॉरल फिलोसफिकल फ्रेमवर्क के थ्रू हमें देखना चाहिए कि कैसे ये जो बिलोंगिंग, एक्साइल, होम, आइडेंटिटी, जो यहाँ वर्ड बार बार यूज़ किया गया है,